सबसे पहले मैं PWA पंजाब को शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और छोटी सी उनकी जो पब्लिकेशन है उसमें भी लिखने का मौका दिया। मैं कुछ बातें नहीं कहूँगी, सिर्फ मेरी बात रखूँगी क्योंकि मैं मानती हूँ कि वही बात रखने से ही बात साफ हो जाएगी। तीस्ता सेटलमेंट को जलियांवाला बाग के सेमिनार में या वो किताब के लिखने के लिए क्यों कहा गया, इसके ऊपर मैं 5 मिनट बोलूँगी और उसके बाद कुछ और बातें रखूँगी। एक तो एक व्यक्तिगत इश्यू होता है, व्यक्तिगत एक एसोसिएशन होता है, और दूसरा एक राजनीतिक एसोसिएशन होता है, और मैं मानती हूँ कि दोनों चीज़ इसमें शामिल हैं। 35 सालों से हम जो काम कर रहे हैं अलग अलग स्तर पे, पत्रकार के नाते, सामाजिक कार्य के नाते, वो काम में भारतीय लोकशाही, इंडियन डेमोक्रेसी किस तरह लोगों को शामिल करती है गवर्नेंस में, और संस्थापक आज़ादी, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी हमारे देश में किस तरह आज़ादी के बाद मौजूद है लोगों के लिए, वो दोनों चीज़ हमारे काम में बार बार सामने आते गए हैं। इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी एंड क्वालिटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो चाहे वो सांप्रदायिक हिंसा का मामला हो, या औरतों के खिलाफ हिंसा का मामला हो, दलित भाई बहनों के खिलाफ हिंसा हो, या कामगार और किसान के खिलाफ जो राज सत्ता का एक नज़रिया और हिंसा हो, ये सब में ये चीज़ें, ये 2 बुनियादी चीज़ें शामिल हैं। मगर पहले मैं थोड़ी व्यक्तिगत बात 2-4 मिनट में रखूंगी कि घर में एक पोर्ट्रेट है, और ऐसे इंसान का पोर्ट्रेट है जो हम बचपन से हम पूछते थे माँ बाप से, ये कौन है, दादा से पूछते थे, तो पता चला कि ये सर चिमनलाल सेटलवाड का पोर्ट्रेट है। उनके साथ में जो बहुत ही एक जुझारू महिला गुजराती साड़ी में बैठी बिना ब्लाउज की वहाँ पे है पोर्ट्रेट में, वो हमारी परदादी थी। और उनके बारे में जब पढ़ना शुरू, पहली बार मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफी जो है रिकलेक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस, वो 12 साल में पढ़ी, और अभी वो रिप्रिंट होने जा रही है। तो वो किताब में, और वाइस चांसलर बम्बई थे वगैरह वगैरह, मगर सबसे जो इंटरेस्टिंग बात हमें शुरुआत से लगी कि ही वॉज वन ऑफ द 3 मेंबर्स ऑफ द हंटर कमीशन। मतलब 8 मेंबरान थे उस वक्त जो ब्रिटिश सरकार में बिठाए गए थे, और तीनों के तीनों आज़ाद और आज़ाद सोच और संस्थापक इंडिपेंडेंस और अपनी भारतीयता को न भूलते हुए उन्होंने काम अपना किया था। और मैं तीनों का नाम लेना चाहूँगी कि जगत नारायण जी, पंडित जगत नारायण जी जो थे, जो यूनाइटेड प्रोविंस लेजिस्लेटिव काउंसिल, फिर सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान थे जो मेंबर ऑफ अपील्स ग्वालियर स्टेट थे, और चिमनलाल सेटलवाड थे। 3 थे, बाकी ब्रिटिश थे। और जैसे हंटर कमीशन की कार्रवाई चलती गई तो उनमें विवाद शुरू से मौजूद था, क्योंकि किस तरह से कमीशन की कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह के सवाल जनरल डायर को पूछे जाने चाहिए वगैरह वगैरह। वो सब बातें होती रही, और आखिर में जब नवंबर 1919 को जब रिपोर्ट निकला हंटर कमीशन का, उस वक्त माइनॉरिटी मेंबर्स जो थे, हमारे भारतीय मेंबर्स थे, उन्होंने अपना डिसेंटिंग अलग रिपोर्ट छापा, क्योंकि वो बिल्कुल ऑफिशियल रिपोर्ट के साथ सहमति और राजी नहीं थे कि जो कंक्लूजन उन्होंने पहुंचाया। तो वो कौन से सवाल थे, वो क्या सवाल थे जिसके ऊपर इस तरह की असहमति हुई, डिटेल में न जाते हुए, मगर मोटी मोटी बात अगर मैं कहूँगी तो ये था कि जनरल डायर ने वो इरादा किस तरह व्यक्त किया, उन्होंने मशीन गन क्यों चलाई, वहाँ वो गली में घुस के जो लोगों को कत्लेआम जो किया गया बैसाखी के दिन, रामनवमी का जिक्र जो परमिंदर जी ने कहा मैं करने वाली थी कि उस वक्त की रामनवमी या आज की रामनवमी में इतना फर्क आ गया है, और वो रामनवमी को याद करना हमें बहुत जरूरी है। मगर जिस दिन मैसेकर हुआ उस दिन बैसाखी का दिन। क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए जब उनको पूछा गया तो जनरल डायर तो एडमिट करते हैं अपने तहरीर में, अपने सवाल जवाब में कि हाँ मेरा इरादा था मारना, मेरा इरादा था मशीन गन चलाना, और मेरा इरादा था लोगों में भय, डर और टेरर पैदा करना। तो ये जब साफ हो जाता है तो फिर भारतीय जो 3 मेंबरान हैं उनको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, और इसलिए वो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट उनका छपता है। बात मेरे सामने तब आई वापस
जब मैं उस 10-15 साल बड़ी थी और मेरा शहर जल रहा था 92-93 में, और जब जल रहा था, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्यों जला, राजनीतिक बातें क्या थी, सबको यहां पे पता है, मगर जो पुलिस का चेहरा हमने सड़कों पे देखा, जो पुलिस का चेहरा हमने देखा उस वक्त, और उसके पहले भी 84 में हमने देखा था बंबई में और भिवंडी में, और उसके अंतर में भी 10-12 साल हमने बदकिस्मती कहिए या खुशकिस्मती कहिए, हमें कौमी दंगों को कवरेज करने का एज ए जर्नलिस्ट बहुत मौके मिले। तो पुलिस और राजसत्ता का चेहरा जो पेश आता था, उसको ले लेकर और भी हंटर कमीशन में दिलचस्पी आने लगी। तो मैंने ओरिजिनल रिपोर्ट पढ़ा और सवाल हमारे सामने आया कि जस्टिस श्री कृष्ण कमीशन बैठाया गया, 5 साल के अंदर रिपोर्ट आया, बिल्कुल साफ सुथरा रिपोर्ट, मगर राजसत्ता तब की भी जब हंटर कमीशन निकला और अब की भी उनके जो अहवाल थे, उनके जो रिकमेंडेशन थे, उनको मानने के लिए बिल्कुल तैयार। तो हमने क्या पाया और क्या खोया इतने सालों में? मतलब अभी तो हम 103 साल के बाद बात कर रहे हैं, मगर उस वक्त 92-93 के आप सोच लीजिए कि पुलिस की शक्ल 1947 या 1950 के बाद हमारे भारतीय पुलिस की शक्ल हमने कितनी डेमोक्रेटाइज की है। हमने हमारे सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आईपीसी को कितना संवैधानिक ढांचा दिया है। ब्रिटिश हुकूमत ने तो यहां पे जब हिंदुस्तान छोड़ दिया, भारत छोड़ दिया, तो उन्होंने हमारा अपनी पुलिस तो उनकी बहुत अच्छी है। उनके बॉबी का चेहरा आप देखो तो किसी बूढ़े अंधे को जाके क्रॉस करवा रहा है स्ट्रीट को, लोगों के रेसिज्म भी है, उसके खिलाफ भी उन्होंने कार्रवाई उठानी पड़ी है क्योंकि बायसेस हर जगह रहते हैं। मगर हमारा जो ढांचा है सिविल सर्विसेज का, पुलिस ऑफिसर का, जुडिशरी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको हमने कितना डेमोक्रेटाइज किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल मुझे लगता है आज के भारत में हमें पूछना पड़ेगा। और एक धारा 13 है हमारा संविधान की, हम 14 पे डायरेक्टली पहुंच जाते हैं, मगर चैप्टर 3 जो है हमारे मानव अधिकार जो कहता है संविधान में, एक धारा 13 है जिसके बारे में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने 2 या 3 किताबें लिखी है कि क्यों कोई भी सरकार ने, और आपको याद भी रहेगा कि जब पहली सरकार दरखास्त हुई, पहले राज्य की सरकार जब दरखास्त हुई केरल की, तो कौन सी सरकार सेंटर में थी और कौन सी सरकार केरल में थी, ये भी हमारे सामने है इतिहास। तो और जस्टिस कृष्णा वो सरकार के लॉ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने ये 2 किताबें ही मैंने रखा है और जिक्र किया है कि कोई भी भारत के सरकार ने ये आर्टिकल 13 पे, धारा 13 पे ध्यान क्यों नहीं दिया कि देयर शुड बी नो लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आफ्टर दैट which is not in tune with the Constitution of India। और सरासर में अगर हमारे दोस्त जैसे पुलिस ऑफिसर विभूति नारायण राय रहे हैं, पहली मुलाकात उनके साथ 1995 में होती है मेरी, जब वो रिसर्च कर रहे थे, ऐतिहासिक रिसर्च कर रहे थे कि माइनॉरिटीज में पुलिस ऑफिसरों के बारे में क्या परसेप्शन है, और उनका रोल हम जानते हैं एज ए पुलिस ऑफिसर, रिटायरमेंट होने के बाद नहीं, जब एज ए सर्विंग ऑफिसर। तो ये सवाल पूछे जा रहे अंदर से, कई चंद ऑफिसर पूछते हैं कि रुस्तम जी थे, पदम रोशा थे, ऐसे पूछते रहे हैं कि क्यों हमने हमारे पुलिस फोर्स को डेमोक्रेटाइज नहीं किया। तो उसमें आज भी वो सवाल रहता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो हैं, आपका आप सेक्शन 51 उठा लीजिए सीआरपीसी का, कितने अधिकार आपने दिए हैं पुलिस को, हमने दिए हैं। वो आज भी कभी भी बिना कुछ कहे आपको उठा ले सकते हैं। आज तो एमएलए को भी उठा रहे हैं, एक राज्य से लेके दूसरे राज्य में ले जा रहे हैं बिना एफआईआर, बिना सर्च वारंट। वो तो हद से पार है। मगर बात है कि हमारे कानून के किताब में आज 21वीं सदी में डेमोक्रेटिक लॉज नहीं मौजूद है व्हेन इट कम्स टू क्रिमिनल लॉ, और राजसत्ता के पास बहुत ज्यादा पावर है, ये हमको मानना पड़ेगा। और अगर ये बुनियादी स्तर पे, परमिंदर सिंह ने बहुत राजनीतिक बात उठाई, मैं कानूनी बात उठा रही हूं कि कानूनी स्तर पे अगर हम पुलिस रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में आंदोलन नहीं करेंगे तो सरकारें बदलती जाएगी, मगर कहीं ना कहीं राजसत्ता का ये अधिकार जो गैर संवैधानिक है और एंटी पीपल है, वो चलता ना। हो सकता है कोई सरकार इस्तेमाल करे न करे, मगर बुनियादी स्तर पे इस तरह के कानून रहना
उचित नहीं है कोई भी लोकशाही में। अगर पुलिस फायरिंग की बात हम किया जाए, जलियांवाला बाग जब हुआ था, एक बहुत ही घिनौने तरीके से गोली चलाई गई, तो आप सोच लीजिए कि आजाद भारत में अगर हम मैप बनाते हैं कि इस तरह के पुलिस फायरिंग कब और कहां हुए, कौन से राज्य में हो, तो बहुत ही मतलब एक दुखद इतिहास निकलेगा हमारा। हमें गए 5-10 साल का याद होता है तो हमें मंदसौर याद होता है जब किसानों को मारा गया। लखीमपुर खीरी में पिस्तौल नहीं था मगर एक मंत्री के बेटे की गाड़ी थी एसयूवी। अभी तो बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। मगर जामिया मिलिया इस्लामिया में तो दिल्ली मतलब राजधानी की पुलिस जाके एक यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को जिस तरह बेरहमी से और गैर कानूनी तरीके से न सिर्फ मारती है मगर मॉलेस्टेशन भी होता है लड़कियों का, ये हुआ है हमारे देश। और बंबई में भी 92 में जो पहला राउंड था हिंसा में, वहां पे भी गोलियां गैर कानूनी तरीके से चली है। तो ये जो एक पूरा बर्ताव है पुलिस ऑफिसर का, और वो पुलिस को प्रोसिक्यूट नहीं करना, बाद में जनरल डायर को तो सिर्फ वापस ब्रिटेन बुलाया गया। अभी भी जस्टिस श्री कृष्ण रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशन का कि 31 पुलिस ऑफिसर्स को या 39 पुलिस ऑफिसर्स को प्रोसिक्यूट करना चाहिए। हुआ नहीं हुआ। कौन सी सरकार थी आप भी जानते, हम भी जानते। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सी पार्टी और कौन सी, राज सत्ता का जो ढांचा है जिसको हम ये अधिकार दे रखे हैं और जिसके बारे में हम सवाल और आंदोलन नहीं खड़ा करते हैं, वो आज हमें बहुत भारी पड़ रहा है। क्योंकि आज वैसी सरकार पावर में है जो खुद ऐलान करके कहती है कि हम संविधान में नहीं मानते। बाकी सरकार और ये सरकार में फर्क है कि वो कहते थे कि कम से कम हम संविधान में मानते हैं, फिर भी गलत काम कर लेते थे। अब ये तो कहते हैं कि हमारी बुनियादी तरक्की है कि हम ये संविधान को पलट दें। तो फिर जाहिर है कि और भी भयानक परिस्थिति है, सड़कों पर भी, सांसद में भी, जहांगीरपुरी में भी, हर जगह भी। तो ये फर्क है अभी अब की सरकार और उसकी सरकार। मैं बस 2-4 मिनट और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के बारे में बात करना चाहूंगी और एंटी टेरर लेजिस्लेशन के बारे में जिक्र की परंजॉय ने थोड़ी बहुत, मगर फिर भी मैं उसको थोड़ी सी गहराई से करना चाहूंगी कि यूएपीए के बारे में आज बहुत ज्यादा चर्चा है और होनी भी चाहिए, क्योंकि वो ऐसा कानून है हमारे बीच जिसमें ऐसे 5 या 6 धाराएं हैं जिसको कोई भी कानून में, लोकशाही में वो धाराएं नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इतने लूज डेफिनेशन टेरर एक्ट के लिए, एसोसिएशन ऑफ टेरर के लिए, फिर बेल का प्रोविजन नहीं देना, कैसे भी करके 3-6 महीने तक आप डिटेन कर, वो बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो कोई भी कानून में मौजूद नहीं होने चाहिए। मगर ये यूएपीए और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का इतिहास अगर हम थोड़ा सा समझे तो शुरुआत करनी पड़ेगी संविधान से। धारा 22 जो हमारे संविधान में है, ये थोड़ा सा हम दिमाग में उतार दे कि कोई भी लोकशाही में उनका संविधान प्रिवेंटिव डिटेंशन का अधिकार नहीं देता, मगर भारत का संविधान देता है। तो कहीं ना कहीं हमने वहीं से एक कॉम्प्रोमाइज शुरू कर दिया है। इसके ऊपर हमें कहीं ना कहीं चर्चा करनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा। कहा गया, सही कहा गया कि आपका जो 1919 का एनार्किकल रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट जो था, जिसके ऊपर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, जिसको हम रौलैट एक्ट के नाम से जानते हैं, उसके 11 साल पहले 1908 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आया, जिसमें कोई भी एसोसिएशन अनलॉफुल था, वो ब्रिटिश हुकूमत ने लाया। उसके बाद कैच एंड किल पॉलिसी थी ब्रिटिश हुकूमत की, जो 1942 में उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑर्डिनेंस लाया। कैच एंड किल पॉलिसी मतलब पकड़ के मारने का अधिकार ब्रिटिश हुकूमत ने अपने आप को दे दिया था। अब हम आते हैं आजाद भारत तक की तरफ। हमारे पास कितने प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून हैं? 1950 का प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, 1958 का अफ्स्पा जो मणिपुर में लागू किया गया, कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में 1990 में लागू किया गया। 72 का मेसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, वो रिपील हो चुका है। जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल फोर्सेस एक्ट, वो राज्य का कानून। हमारे महाराष्ट्र का 99 का मकोका एक्ट, वो भी स्टेट का कानून। छत्तीसगढ़ का पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 2005 में लाया गया। गुजरात का कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एक्ट 2019 में लाया गया।
तो कानून में, चाहे वो सेंट्रल कानून हो या राज्य कानून में, ये गैर संवैधानिक अधिकार राज सत्ता को और उनके पुलिस को दी गई है। ताड़ा 10 साल था, इसीलिए रिपील हुआ। पंजाब के लोग सबसे ज्यादा जानते हैं, मगर आंध्र प्रदेश और गुजरात के लोग भी जानते हैं कि ताड़ा का कैसा गैर इस्तेमाल। कोई आतंकवाद कोई पकड़ा नहीं गया मगर सरकार के विरोध में, जो गैट के पॉलिसी के विरोध में एक्टिविस्ट खड़े हुए थे, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ खड़े हुए थे, गुजरात में उनका अटक हो रही है, अरेस्ट हो रहा है पानी पानी, और आंध्र प्रदेश में हो रहा है। हम उस वक्त, हमने पत्रकार थे तो हमने डेटा निकाला था सरकारों से, थैंक यू सर, और डेटा निकला था कि जो राज्य में आतंकवाद नहीं था वहां पे सबसे ज्यादा टाडा के अरेस्ट हो रहे हैं। तो आप ऐसा कानून क्यों लाया जाता है? विरोध के खिलाफ, प्रतिरोध के खिलाफ, जनता के विरोध के खिलाफ। और आप कहते हैं पूरा एक शैतान बना के कि आतंकवाद ये हावी है, और एक्चुअली इस तरह का कानून लाके आप डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को काबू में लाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, खत्म करने के लिए गैर लोकतांत्रिक तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं। मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत छोटी थी, बंबई से दिल्ली हम लोग ट्रेन से गए क्योंकि एशियाड होने वाला था। हम कॉलेज में थे उस वक्त, 1981 शायद एशियाड हुआ था, और एशियाड हो रहा था तो हमने एशियाड गेम्स को हमको शामिल होना था, हमको देखना था। स्टेडियम नए नए बने थे, हम कॉलेज से 3-4 बच्चियां आई थी, और 2 दिन बीच में छुट्टी थी तो हम जयपुर जाके बस में आ गए। जयपुर से जब दिल्ली लौट रहे थे, मुझे अभी भी वो नजरिया याद है, हमारी बस रोकी गई और जो सिख भाई बस में थे उनको उतारे गए और सिर्फ उनकी तलाशी ली गई। हमने ऑब्जेक्शन लिया, हमने बोला लेनी है तलाशी तो सबकी ले लो, अगर कोई डर है किसी स्टेडियम का तो सबका ले लो, आप एक कम्युनिटी को क्यों सिंगल आउट कर रहे हो? वही चीज हमने फिर चरारे शरीफ में देखी कि अब सिलेक्टिवली एक एक कौम को एक धब्बा लगा रहे हो। और ये जो नजरिया है राजसत्ता का, ये न सिर्फ लोगों को एक दूसरे से डिफरेंस पैदा करता है, मगर बुनियादी स्तर पे ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक एग्जाम्पल है कि आप खुद नहीं चाहते कि कानून बराबरी से लागू हो। आतंकवाद क्या है? सिर्फ बम का आतंकवाद होता या मौत का भी आतंकवाद होता? यात्राओं का भी आतंकवाद हो सकता है, झुंड का भी आतंकवाद हो सकता है। मॉब टेरर या बॉम्ब टेरर कौन सा आतंकवाद है? किसका डेफिनेशन आप लेंगे, किसका छोड़ेंगे? ये सब चीजें हमने हमारे व्यवस्था में आने दी, होने दी और मजबूत करने दी। और इसलिए हम इस हाल में आज हैं कि यूएपीए की कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। उतना ही कह के मैं खत्म कर दूंगी। पहली बार 2004 में दोस्तों, पहली बार एंटी टेरर लेजिस्लेशन को क्रिमिनल लॉ में लाया गया, नॉर्मल क्रिमिनल लॉ में। नहीं तो उसके पहले आतंकवाद के खिलाफ स्पेशल लेजिस्लेशन रहते थे, जैसे कि ताड़ा, जैसे कि पोटा। सही या गलत? ताड़ा 10 साल में रिपील हुआ, बहुत विरोध हुआ, प्रतिरोध हुआ, राजनीतिक विरोध हुआ। उस वक्त जस्टिस वर्मा एक अलग तरीके से फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, उन्होंने 530 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को खत लिख के कहा था कि आई एम सेइंग एज चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी व्हाई दिस लॉ नीड्स टू बी रिपील्ड। वो खत आज भी पढ़ने लायक है। और उस तरह के विरोध की वजह से वो रिपील हुआ 10 साल के बाद। फिर आया पोटा 2003-4 में आ गया पोटा। पोटा का क्या इस्तेमाल हुआ आप भी जानते, हम भी जानते। सबसे ज्यादा तो वो राज्य में इस्तेमाल हुआ जहां 2002 का जनसंहार हुआ था। और पोटा का रिपील करने का एक वादा करके तो 2004 में सरकार बनी, यूपीए 1 की सरकार। जिस दिन उन्होंने पोटा रिपील किया उसी दिन उन्होंने संसद में यूएपीए के अमेंडमेंट्स लाए। और उस वक्त विरोध करने वाली सिर्फ लेफ्ट पार्टियां थी, डीएमके थी वगैरह, 7 पार्टियां थी जिन्होंने सख्ती से विरोध किया कि आप क्रिमिनल लॉ में ये प्रोविजंस मत लाइए। उसके बाद अमेंडमेंट 2008 में हुआ, डेफिनेशन ऑफ टेरर बहुत ही वेग हो गया। और उसके बाद 2014 में तो सबसे खतरनाक अमेंडमेंट आया।
मगर इसका प्रोसेस हमें समझना पड़ेगा। अगर हम प्रोसेस नहीं समझेंगे और सिलेक्टिवली बात करेंगे तो मामला नहीं सुलझने वाला। अभी जिस दिन ये देश का इतिहास एक तरह से बदल गया, 16 मई 2014 की बात मैं कर रही हूं, उसी दिन एक फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट से, अक्षरधाम का फैसला, और उसमें जो 9 लोग 14 साल, मतलब मुझे 14 से जो भी थे 9 साल से एक्यूज थे, इंक्लूडिंग मुफ्ती अब्दुल कयूम जो जमियत उलमा हिंद के थे, उनको इतने स्ट्रांग लैंग्वेज में सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक्विट कर दिया। अक्षरधाम का फैसला पढ़ने लायक है सबके लिए, क्योंकि जो कहा जाता है उसमें वो वंजारा हमारे बहुत फेमस पुलिसमैन थे, उन्होंने जिस तरीके से सबको का टॉर्चर किया था वगैरह सब वो जजमेंट में लिखा हुआ कि टॉर्चर किस तरह हुआ वगैरह। उसके बाद उनकी किताब भी छपी है, आई एम अ मुफ्ती एंड नॉट अ टेररिस्ट, 12 साल सलाखों के पीछे, वो भी पढ़ने लायक है। और साथ साथ मैं कहूंगी वहीद शेख की भी पढ़ने लायक है, इनोसेंट बिहाइंड बार्स, जो 2006 में हमारे बंबई पुलिस ने उनको अंदर डाला था अंडर मकोका। और वो जब बाहर निकलता है, वो जो टॉर्चर की कहानी सुनाता है, वो हमें दिखाता है कि कुल कई तबकों के लिए, राजसत्ता के लिए आज भी कई हमारे लोग दुश्मन हैं। और कोई भी लोकशाही अगर इस तरह चलेगी तो मुझे लगता है ये हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे 4,70,000 अंडर ट्रायल्स हैं, और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक स्टडी निकली है जो दिखाती है कि सबसे ज्यादा उसमें दलित परसेंटेज है, उसके बाद ओबीसी है, उसके बाद मुसलमान। तो मतलब तबकों के हिसाब से हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए वो अलग बात है, मगर ये लोग ऐसे हैं जो अपने बेल के लिए भी एक वकील को खड़ा नहीं कर सकते क्योंकि उठाया जाता है, दे आर द वॉइसलेस। अभी उसमें अलग अलग धर्मों के भी वो लोग होंगे जो हुकूमत के नजरिए में वो धर्मी हमारे ये देश के दुश्मन है, बोलने की जरूरत नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि 103 साल के बाद जलियांवाला बाग के मैसेकर अगर हम याद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे 21वीं सदी के कानून, सबसे ज्यादा क्रिमिनल लॉ और डिटेंशन लॉ को लेकर हम किस तरह आंदोलन और बदलाव के लिए खड़े होने वाले हैं, इसके लिए भी चर्चा हो, क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है एक्टिविस्ट के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए, विरोध के लिए, प्रतिरोध के लिए, लोकशाही के लिए हमारे सामने एक सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया।